ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? सेकंड फंक्शन। कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? देखिए मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप of association of people who join hands together to work in a coordination for achieving the organizational objectives। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जहाँ पे लोग जो हैं आपस में ग्रुप बनाते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। किसके लिए? साथ में काम करने के लिए, विद कोऑर्डिनेशन। कैसे काम करने के लिए? कोऑर्डिनेशन में, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू नूट्स एंड ओडोनल। नूट्स और ओडोनल ने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बाय विच एन एंटरप्राइज इज बाउंड टुगेदर and the framework in which individual effort is coordinated। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, किसके बीच में? बाय विच, जिसके द्वारा एक एंटरप्राइज जो होती है वो बाउंड होती है, साथ में बंध जाती है। किसके साथ में? अपने फ्रेमवर्क के साथ में, जिसके अंदर इंडिविजुअल एफर्ट काम करता है सभी के साथ में मिलकर। ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था होती है जहाँ पे सारे लोग मिलकर के काम करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेन काम क्या होता है? असाइनिंग द टास्क। टास्क को असाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है? असाइनिंग द टास्क। टास्क को असाइन करना और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक, ये हो गई मीनिंग और ये हो गई डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ ग्रुप या फिर एसोसिएशन ऑफ पीपल जहाँ पे लोग साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। किस लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ एक्टिविटीज़। Total work required to be done to achieve the organizational objectives are divided into different activities and tasks। काम हमें कितना करना है, जितना वर्क रिक्वायर्ड है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। जितना काम हमें टोटल करना है, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क। टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको जो टोटल वर्क करना है उस वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और टास्क में बांट दिया जाता है। उसके बाद उसको अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं, असाइन कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी। पहला क्या है? वर्क को डिवाइड करना। दूसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटी को डिटरमाइन करना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी and clears which group is expected to assume the same। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी को डिटरमाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिटरमाइन करती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अथॉरिटी है, और हर ग्रुप को ये चीज़ क्लियरली बता देती है कि किसको अथॉरिटी पूरी करनी है, किसके पास में अथॉरिटी है और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ठीक, अगला है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन भी लेकर के आता है एमंगस्ट वेरियस पर्सन्स एंड एमंग वेरियस डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में क्या आता है?
कोऑर्डिनेशन क्या आता है? इन सच अ वे दैट ऑल राउंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन बनाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑल राउंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। जब सभी लोग, सबको पता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, तो सभी क्या करेंगे? अपना अपना काम क्या करेंगे? जब अपना अपना काम करेंगे, साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती है अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, इस मैनर में जिसके द्वारा ऑल राउंड एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। ठीक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनिवर्सल फंक्शन यानी कि सभी जगह परफॉर्म किया जाता है। वेयर एवर ग्रुप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, जहाँ पर भी ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है फॉर कॉर्डियल एंड कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस। किसके लिए? जिससे कि परफॉर्मेंस जो है वो मिली जुली रहे। कैसी रहे? मिली जुली, यानी सभी लोग कोऑर्डिनेशन में मिलजुल करके काम करें। ठीक। जहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी आपको दिखती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। किस लिए? जिससे कि परफॉर्मेंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड और कॉर्डियल रह सके। ठीक। इट इज़ अ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन है क्या है? एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर समझते हो? ढांचा, स्ट्रक्चर समझते हो? तो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोगों को काम करना हम सिखाते हैं कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। आपको एक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक फ्रेमवर्क होता है कि ये व्यक्ति इस पोस्ट में, ये इस पोस्ट पे है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी ये अथॉरिटी है, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको इसको रिपोर्ट करना है। ठीक। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किस चीज़ का? रिलेशनशिप। किस चीज़ का? कौन सा रिलेशनशिप? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर। कौन सा रिलेशनशिप? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पे? कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, और किसको किसे रिपोर्ट करना है। हु विल रिपोर्ट टू whom, किसको किसे रिपोर्ट करना है। तो ये जो सारा फ्रेमवर्क है, ये जो सारा रिलेशनशिप है, ये जहाँ बनाया जाता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दो प्रकार का होता है, डिविजनल और फंक्शनल। कौन कौन सा? डिविजनल और फंक्शनल। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमने किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? यानी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उन ग्रुप्स को क्या असाइन किए जाते हैं? ड्यूटीज़ एंड टास्क, यानी कि एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क। ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग करने के बाद उनको क्या देंगे अपन? ड्यूटीज़ और टास्क प्रोवाइड करेंगे। अगला, उनके बीच में क्या इस्टेब्लिश करना है? अथॉरिटी रिलेशनशिप। क्या इस्टेब्लिश करना है? अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कौन सुपीरियर है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, उसको बोलते हैं अपन अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अगला पॉइंट क्या है? क्या आ जाएगी एक्टिविटीज़ में? कोऑर्डिनेशन। क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन। ठीक। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुपिंग करने के बाद एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क, इसके बाद स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ
जब अपन इतना सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ कैसी हो जाएंगी, कोऑर्डिनेटेड। कैसी हो जाएंगी? फर्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो फर्स्ट स्टेप है क्या है, किसकी प्रोसेस में? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? वो क्या है कि हमें एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है कि हम जिस एंटरप्राइज में काम करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। क्या करना? ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। अगला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। वेरियस एक्टिविटीज़ यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ को पूरा करना पड़ेगा या क्या क्या एक्टिविटीज़ को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आफ्टर क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? इज़ टू डिटरमाइन वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। दूसरा स्टेप क्या हो गया? एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना कि हमने जो ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किए हैं उनको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ के बाद क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को क्या करना? ग्रुप्ड। क्या कर देना? जॉब क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जो भी हमने प्रीवियस स्टेज में जॉब्स क्रिएट करी थी यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ क्रिएट करी थी उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? ग्रुपिंग। क्या कर देंगे? प्रोडक्शन वाले सारे प्रोडक्शन में चले जाएंगे, सेल्स वाले सारे सेल्स में चले जाएंगे, परचेजिंग वाले सारे परचेजिंग में। तो सभी को हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में पहुंचा देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुपिंग करने के बाद उनको क्या असाइन करना है? ड्यूटीज़ एंड टास्क। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क यानी उनको ड्यूटीज़ और टास्क बांटना है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। आफ्टर द जॉब्स एज पार्ट ऑफ आफ्टर असाइनिंग द जॉब्स एज पार्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज डिटरमाइंड एंड क्लब्ड, द नेक्स्ट स्टेप is to assign these jobs to various qualified people। जॉब्स को हर डिपार्टमेंट में डिटरमाइन करके और जोड़ने के बाद क्लबिंग करने के बाद या ग्रुपिंग करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? उनको जो व्यक्ति उन जॉब्स के लिए क्वालिफाइड हैं या उन जॉब्स के लिए परफेक्ट सूटेबल हैं उनको वो जॉब हम असाइन कर देते हैं। कोई व्यक्ति मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग वाला फील्ड दे देंगे, कोई व्यक्ति सेल्स करने में अच्छा है उसको सेलिंग वाला फील्ड दे देंगे या उसको सेल्स मैनेजर बना देंगे। तो उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको जॉब्स असाइन कर देंगे। ठीक, जब भी एक बार सभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जॉब्स बन जाती हैं, उनको ग्रुप्ड कर दिया जाता है, तो अगला स्टेप क्या है? उन जॉब्स को अलग अलग क्वालिफाइड पीपल को बांटना या फिर असाइन करना। ठीक, अब जॉब्स बांटने के बाद असाइन करने के बाद अगला टास्क क्या है? स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन। क्या बनाना? अथॉरिटी रिलेशन। क्या बनाना? यानी हु विल रिपोर्ट टू होम और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। द पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द जॉब मस्ट बी गिवन अथॉरिटी टू। वो लोग, वो व्यक्ति जिनको काम करने की क्या दी गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? तो साथ में उन्हें क्या देना ज़रूरी है? अथॉरिटी देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अथॉरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा? काम नहीं कर पाएगा, काम डिले हो जाएगा, क्योंकि केवल क्या दे दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल, सेम, बैलेंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अथॉरिटी दी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ काम समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगला स्टेप क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या ग्रांट करना? अथॉरिटी। क्या ग्रांट करना?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला स्टेप क्या है। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ में अपने आप कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ठीक, आफ्टर डिपार्टमेंटेशंस एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, हमने डिपार्टमेंटल वाइज सभी को काम बांट दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए और उनके बीच में अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर दी। ठीक, द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस पर्सन। लास्ट स्टेज क्या है, सभी लोगों के बीच में क्या इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन। क्या इस्टेब्लिश करना, जिससे कि सभी लोग मिलजुल करके काम को कर सकें और हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये प्रोसेस हो गई ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस। Following are the reasons why a well-organized structure is necessary for a successful business. यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हो तो उसके लिए वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्यों है ज़रूरी, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला है ब्रिंग्स इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजेशन क्या लेके आता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना। क्या होता है, कम से कम प्रोडक्ट पे, किसी भी इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। प्रोडक्शन शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एज वेल एज मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी, और साथ ही साथ में जितना ज़्यादा हो सके, जितनी पॉसिबल क्वांटिटी में हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए। उसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होना और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होना। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, अगला बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब क्या है, मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशन होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो मोस्ट वैल्यूएबल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होती है वो क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स। क्या होती है, यानी कि उसके एम्प्लॉयज़, यानी कि उसके एम्प्लॉयज़। अ साउंड एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट द रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स इज़ गुड। तो जो एक अच्छी और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस बात का ध्यान रखती है कि वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छे संबंध, अच्छा रिश्ता स्थापित होना चाहिए। क्योंकि यदि उनके संबंध आपस में अच्छे नहीं होंगे तो वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, बस एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, काम एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। तो वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छे संबंध होना बहुत ही कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो इसका ध्यान भी कौन रखती है, ऑर्गेनाइजेशन। किसकी वजह से होता है ये, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है इंक्रीजेज मैनेजरल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजरल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लेज द फाउंडेशन फॉर द अदर मैनेजरियल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो अदर मैनेजरियल फंक्शंस के लिए क्या बनाता है, फाउंडेशन, यानी कि बेस बनाता है। क्या बनाता है, यदि ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी, कंपनी ही नहीं होगी तो काम कहाँ पे करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे हम सभी काम करते हैं। विज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकी सभी फंक्शंस के लिए क्या बनाता है, फाउंडेशन। क्या बनाता है, बोलते हैं नींव। क्या बोलते हैं, नींव खड़ी करता है जिसके द्वारा बाकी के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जा सके। यदि ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो कहाँ पे परफॉर्म करोगे, अपने घर पे, कहीं पे नहीं। तो जितने भी फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग,
ये सभी किसके बलबूते पे परफॉर्म किए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। किसके बेस पे? नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ वर्क among workers on the basis of their qualification, talents and aptitudes। स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं? काम को एलोकेट करते हैं, यानी काम को बांटते हैं। कैसे? वर्कर्स के बीच में। किसके बेस पे? उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनके टैलेंट के बेस पे, उनके एप्टीट्यूड यानी उनकी स्किल के बेस पे। कौन किस काम में अच्छा है, कौन किस काम में स्किल्ड है ना, उसके बेस पे हम अलग अलग काम को उनके बीच में बांट देते हैं, जिससे कि हर काम में क्या आ जा सके? स्पेशलाइजेशन। क्या आ सके? जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको यदि काम देंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, और काम में क्या आ जाएगा? स्पेशलाइजेशन। ठीक। एनकरेजेस क्रिएटिविटी। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। एक जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इनिशिएटिव लेने को, पहल लेने को एनकरेज करता है, साथ ही साथ में अपने एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिव थिंकिंग को भी बाहर आने का मौका देता है। ठीक। अब देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दो प्रकार का होता है, दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल। कौन कौन सा? फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है? द फादर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज F.W. टेलर। ये किसने दी थी ऑर्गेनाइजेशन? F.W. टेलर ने। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। एंड अंडर इट द एबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स इज़ फुली यूटिलाइज्ड। यहाँ पे एक्सपर्ट्स की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको फुली, पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे फंक्शनल में क्या होता है? काम के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है। जैसे जितने सेल्स वाले वो सभी किस में जाएंगे? सेल्स डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन वाले किस में जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। परचेज वाले परचेज डिपार्टमेंट में, है ना। और तुम्हारे मार्केटिंग वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया जाता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये देखो दिया है। सबसे पहले आपके आते हैं शेयर होल्डर्स, फिर कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैकिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और मार्केट रिसर्च। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कहाँ जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो कहाँ जाएंगे? मार्केटिंग में। जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो कहाँ जाएंगे? और जो पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो कहाँ जाएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट में। तो सभी अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उनको काम के अकॉर्डिंग उनका विभाजन किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल क्या होता है? डिविजनल में क्या होता है? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? फॉर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल पे काम कर रही है और वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कार भी बनाती है, बाइक्स भी बनाती है और स्कूटी भी बनाती। क्या बनाती है? स्कूटी। तो कितने उसके पार्ट हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन के? 3 पार्ट, ए, बी और सी। अब कार डिपार्टमेंट जो है उसमें चारों अलग अलग बनेंगे, प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, पर्सनल अलग। बाइक के भी 4 बनेंगे, प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग और पर्सनल अलग। इसके भी 4 बनेंगे, प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग और पर्सनल अलग। तो वहाँ पे क्या था? हमने केवल फंक्शंस के बेस पे डिवाइड किया था, 4 में डिवाइड कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट ही 3 है, ये डिविजनल है। क्या है? यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो अब यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है काम का। अब जो मशीनरी है वो कार डिपार्टमेंट में भी वही मशीनरी लग रही है,
बाइक में भी वही लग रही है और स्कूटी में भी, तो 3 मशीनरी लग गई। वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है, वर्कर्स भी ज़्यादा लगते हैं, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे, ठीक। और काम जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। कहाँ पे? डिविजनल स्ट्रक्चर में। कहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो विभाजन होता है वो प्रोडक्ट के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? और फंक्शनल में किसके बेस पे होता है? फंक्शंस के बेस पे। किसके बेस पे? तो देखिए फंक्शनल के क्या एडवांटेजेस होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। किसके? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए, इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रोवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लॉजिकल है, टाइम प्रोवन है और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक। इट प्रोवाइड्स स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशलाइजेशन, विच मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जिसके द्वारा मैन पावर का यानी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं। किसके द्वारा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप मैन पावर का ऑप्टिमम यानी पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक। क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड में अच्छा काम करता है, जिस फील्ड की जिसको उसको नॉलेज है, उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उसको उसी फील्ड का काम दिया जाता है, ठीक। इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अपन अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते। क्या कर सकते हैं? जो सेल्स मैनेजर है वो अपने नीचे उसके डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बांट सकता है, बिल्कुल बांट सकता है। यहाँ पे अपन अथॉरिटी भी बांट सकता है, यहाँ पे अपन अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक। इट परमिट्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस। और यहाँ परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा इफेक्टिव कंट्रोल होता है क्योंकि सभी जितने भी हेड्स हैं वो सभी किसको देख रहे हैं? अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। किसको देख रहे हैं? सेल्स मैनेजर सेल्स वालों को देख रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन वालों को देख रहा है, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग वालों को। तो सभी का अपने अपने डिपार्टमेंट पे कंट्रोल है। क्या है? जिससे कि हम ओवरऑल इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। इट एलिमिनेट्स कॉस्टली डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। और यहाँ पे एफर्ट्स जो हैं वो बार बार डुप्लीकेट नहीं होते क्योंकि सेल्स वाले अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले अपना काम, सभी को अपना अपना काम पता है, तो यहाँ पे काम बार बार नहीं होता, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। कहाँ पे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इंटर डिपेंडेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? इंटरडिपेंडेंट है और इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? यानी सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। क्यों? सपोज़ प्रोडक्शन इस बार की सेल्स अच्छी नहीं हुई तो सेल्स वाला क्या बोलेगा कि हमने तो खूब मेहनत की, प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हुआ। जब माल अच्छा नहीं बनेगा तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो उसने अपनी गलती किस पर डाल दी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अब प्रोडक्शन वाला किस पर डालेगा? परचेज वाले पे, कि वो अच्छा रॉ मटेरियल खरीद के नहीं लाए थे इसलिए हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाए, इस कारण से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। परचेज वाला किस पर डाल देगा? फाइनेंस वाले पे, कि इनने पैसे ही नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए तो हम अच्छा रॉ मटेरियल खरीद के नहीं ला पाए। ऐसे ही गलतियां जो है वो अपनी एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े अराइज होते हैं। ठीक। देयर इज़ टू मच एम्फेसिस ऑन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन पे ही ध्यान देंगे, उनको सेल्स का कुछ भी नहीं आता। जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सेल्स पे ही ध्यान देंगे, उनको प्रोडक्शन का कुछ भी नहीं आता। तो यदि बाई चांस एक आध एम्प्लॉय नहीं आएगा तो उनका काम नहीं चलेगा क्योंकि वो केवल अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, बाकी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं होते, बिकॉज वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक।
It is very difficult to determine the responsibility as each and every head thinks only of his department. जितने भी हेड हो, देखिए, it is very difficult to determine the responsibility as each and every head thinks only of his department. जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो केवल अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचते हैं। प्रोडक्शन वाला केवल किसके बारे में सोचेगा? प्रोडक्शन के बारे में। सेल्स वाला सेल्स के बारे में सोचेगा। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के बारे में सोचेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम ऐसा करेंगे तो इनका काम सरल हो जाएगा या हम ऐसा करेंगे तो इन्हें काम में सहूलियत मिलेगी। वो केवल अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जिस कारण से जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ पे डिविजन्स के बेस पे डिवाइडेशन होता है, यानी प्रोडक्ट के बेस पे। किसके बेस पे? कोई कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, क्लॉथ्स भी बनाती है और शूज़ भी बनाती है। कितने डिपार्टमेंट हो गए? 3। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? डिविजन्स में बी क्रिएटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और टेरिटरीज। डिवीज़न जो है वो प्रोडक्ट्स के बेस पे भी हो सकते हैं और टेरिटरीज यानी जगह के बेस पे भी हो सकते हैं। ठीक, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स, फिर बोर्ड ऑफ, उनके नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखो दो डिवीज़न की है, इंजन डिवीज़न और बॉडी। एक जो डिवीज़न है वो इंजन बनाता है, दूसरा डिवीज़न क्या बनाता है? बॉडी। अब जितने पार्ट इसके होंगे उतने ही किसके होंगे? बॉडी डिवीज़न के। इंजन डिवीज़न में क्या आ गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। ऐसे ही बॉडी में क्या आ गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस और पर्सनल। पर्सनल डिपार्टमेंट समझते हो? एम्प्लॉयज़। किसका डिपार्टमेंट? एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिवीज़न्स बनेंगे उनमें जितने डिपार्टमेंट होते हैं सभी आएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी 2 बार होगा, मार्केटिंग भी 2 बार होगी, फाइनेंस भी 2 जगह होगा और पर्सनल डिपार्टमेंट भी 2 जगह होगा। यहाँ पे काम भी डुप्लीकेट होता है, डबल डबल होता है, साथ में पैसा भी दुगना खर्च होता है, क्योंकि जो मशीनरी इनको चाहिए वो इनको भी चाहिए, मशीन भी अलग अलग, तो पैसा भी दुगना खर्च होगा, टाइम भी, है ना। तो अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? दिस स्ट्रक्चर कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन की समस्या थी कि प्रोडक्शन वाला, परचेज वाला आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि वो अपने अपने बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? बट यहाँ पे क्या होता है, हम डिवीज़न के बारे में सोचते हैं कि यदि हम इंजन डिवीज़न में तो हमें अच्छे से अच्छा इंजन बनाना है, तो वहाँ सारे लोग मिल कर के काम करते हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना ईजी हो जाता है। डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कम्युनिकेशन इज़ क्विक। डिसीजन मेकिंग करना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना बहुत ही अपन आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज अपन सभी लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन कैसे हो जाते हैं? क्विक। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू चेंज। यहाँ पे हम चेंजेस को आसानी से एडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? बिकॉज हम एक ही डिवीज़न में काम कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ में काम कर रहे हैं, तो चेंजेस को एडॉप्ट करना ईजी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस टू वेरियस रीजन्स। यहाँ पे हम बिज़नेस को अलग अलग रीजन्स की वजह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी कि यदि हमें एक डिवीज़न और बनाना है तो हम एक डिवीज़न और बना सकते हैं, बिज़नेस को बड़े स्तर पे एक्सपेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? यानी काम डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? देयर इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ एंड फंक्शंस। जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी डुप्लीकेट हैं, जो फंक्शंस हैं वो भी दोबारा परफॉर्म
किए जा रहे हैं वो भी डुप्लीकेट है, दस इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। दैट्स वाई ये क्या होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज़ भी डबल हो रही हैं और फंक्शंस भी दोबारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। द फर्म में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन डिमांड एंड टेक्नोलॉजी। बट जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है या उसकी डिमांड हो रही, उस समय पे फर्म के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो दो मशीनें हैं तो दोनों को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उस समय पर आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है चेंज को एक्सेप्ट करना। देयर मे बी फ्रिक्शन बिटवीन रीजनल मैनेजर्स, और जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं जो एक ही उसमें काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन होना, थोड़े वाद विवाद होना पॉसिबल रहता है। ठीक।